My name is Amisha Thakur, class BSc Non-Medical, semester 5. Today, my topic is biological role of alkali and alkaline earth metals from the chapter Bioinorganic Chemistry. Biological का मतलब होता है रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स या लिविंग थिंग्स की हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बायोलॉजिकल स्टडी कहते हैं. सो बायोलॉजिकल स्टडी मीन्स द स्टडी ऑफ एनिमल्स, plants and other living things or living organisms. Then comes alkali metals. अल्कली मेटल्स क्या होते हैं? ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं. देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं. अल्कली मेटल आयंस जैसे कि सोडियम एंड पोटाशियम एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस जैसे कि मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, दे आर प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स. ये जो आयंस हैं वो बायोलॉजिकल सिस्टम्स में प्रेजेंट होते हैं. दैट मीन्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं. दो दीज आयंस, सोडियम आयंस और पोटाशियम आयंस एंड मैग्नीशियम आयंस और कैल्शियम आयंस आर क्वाइट सिमिलर केमिकली तो ये सिमिलर हैं बट दे डिफ़र ग्रेटली इन देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़. पर अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में ये आपस में डिफरेंट होते हैं. अब एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि जो मैग्नीशियम आयंस और पोटाशियम आयंस हैं वो सेल के अंदर हायर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं देन द सोडियम आयंस एंड calcium ions. The most important feature is that magnesium ions and potassium ions are present in higher concentrations inside the cells than sodium ions and calcium ions. And their relative concentrations are reversed outside the cells. जैसे कि ये एक सेल है, उसमें मैग्नीशियम आयंस और पोटाशियम आयंस तो हाई कंसंट्रेशन में हैं और सोडियम आयंस एंड कैल्शियम आयंस लो कंसंट्रेशन में हैं. यही इनकी रिलेटिव कंसंट्रेशंस सेल के बाहर रिवर्स हो जाती हैं. सेल के बाहर मैग्नीशियम आयंस और पोटाशियम आयंस लो कंसंट्रेशन में होते हैं और सोडियम आयंस और कैल्शियम आयंस हाई कंसंट्रेशन में होते हैं. Therefore, magnesium ions and potassium ions are concentrated in the cells while sodium ions and calcium ions are concentrated outside the cells. अब जो सोडियम आयंस और पोटाशियम आयंस होते हैं इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है ट्रांसपोर्ट में विच इज़ कैरिड आउट बाय द किडनीज़, जो कि किडनीज़ करती हैं. किडनीज़ हमारी बॉडी में मेंटेनेंस रखती हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फ्लूइड्स की और वाइटल आयंस की. वो मेंटेनेंस कैसे करती हैं? बाय कंजर्विंग और बाय सिक्रीटिंग. कुछ आयंस को वो कंजर्व करती हैं और कुछ आयंस को सिक्रीट करती हैं. सोडियम आयंस एंड पोटाशियम आयंस play very significant role in transport, which is very important for kidneys, which preserve the proper concentrations of these vital ions in the body by conserving Na positive and secreting K positive. Now, sodium potassium transport. दोनों ही सोडियम और पोटाशियम आयंस असेंशियल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. सोडियम आयंस दे आर मेजर कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा. जो हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है विच इज़ येलो कलर्ड फ्लूइड, उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं सोडियम आयंस. सोडियम आयंस आर इम्पॉर्टेंट इन नर्व एक्शन एंड फंक्शनिंग ऑफ हार्ट की फंक्शनिंग और नर्व एक्शन में भी सोडियम आयंस इम्पॉर्टेंट होते हैं. दे आर इम्पॉर्टेंट इन एक्टिवेशन ऑफ सम एंजाइम्स. कुछ एंजाइम्स जो कि बायोकैटलिस्ट होते हैं उनकी एक्टिवेशन में भी सोडियम आयंस इम्पॉर्टेंट होते हैं. एंड लास्टली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स थ्रू मेम्ब्रेन्स. जो ट्रांसपोर्ट होता है ग्लूकोज का और अमाइनो एसिड्स का मेम्ब्रेन्स के थ्रू, उसमें भी सोडियम आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं. नाउ कम टू पोटाशियम आयंस. दे आर रिक्वायर्ड इन द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म. अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो जो हम फूड इनटेक करते हैं उसकी केमिकल कन्वर्जन जो हो जाती है एनर्जी में, उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. सो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए पोटाशियम आयंस रिक्वायर्ड होते हैं. प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, सिंथेसिस मीन्स किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना,
And third, potassium ions are required for the activation of some enzymes. अब ज़्यादातर एनिमल सेल्स में पोटाशियम आयंस की कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल ज़्यादा होती है और सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल कम होती है। और एनिमल सेल्स में जो अब बाहर सेल्स के बाहर जो आउटसाइड फ्लूइड्स है वहाँ पर सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन हाई होती है और पोटाशियम आयंस की कंसंट्रेशन कम होती है। मोस्ट एनिमल सेल्स हैव अ हाई कंसंट्रेशन of potassium ions about 0.15 molar and low concentration of sodium ions about 0.01 molar inside the cells. However, in the fluids outside the cells, the concentration of sodium ions is high, about 0.15 molar, while that of potassium ions is very low, about 0.04 molar. अब हमने देखा कि सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा है और सेल के अंदर सोडियम आयंस लेस कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। इसीलिए सोडियम आयंस का जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, बाहर से सेल के अंदर की तरफ फेवरेबल हो जाता है, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वहाँ पर जनरेट हो जाता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तब जनरेट होता है जब पार्टिकल्स की एक जगह पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और एक जगह पे कंसंट्रेशन कम हो। Thus, because of large concentration gradient inside and outside the cells, the transport of sodium ion into the cell is favorable. जो सोडियम आयंस अब सेल के बाहर से अंदर एंटर करेंगे वो अगेन पंप आउट भी होते हैं सेल के अंदर से, क्योंकि वहाँ पर सेल की कंसंट्रेशन को, सेल में सोडियम आयंस और पोटाशियम आयंस की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए वो वाले जो सोडियम आयंस हैं जो बाहर से अंदर आए थे वो अगेन पंप आउट हो जाते हैं। और इसी प्रोसेस के मैकेनिज्म को सोडियम पंप या Na पॉजिटिव K पॉजिटिव पंप कहा जाता है। देयरफॉर द Na पॉजिटिव एंटरिंग द सेल मस्ट बी pumped out again from the cell to maintain concentrations of sodium ions and potassium ion inside and outside the cell. The mechanism for this process is known as sodium pump or Na positive K positive pump. जो सोडियम और पोटाशियम आयंस हैं उनकी ट्रांसपोर्ट के लिए जो हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है वो होती है ATP मॉलिक्यूल से, दैट इज़ एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, जिसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं। वहाँ से हमें वो एनर्जी प्रोवाइड होती है। हम वहाँ पर एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट आयंस की हाइड्रोलिसिस करने के बाद एनर्जी प्रोवाइड होती है, जिससे ये ट्रांसपोर्ट पॉसिबल हो पाता है। द एनर्जी फॉर द transport of these ions is provided by the hydrolysis of energy rich molecules ATP. Kidney and brain cells use about 70% of the energy from ATP for this transport. जो किडनी है और ब्रेन सेल्स हैं अबाउट 70% ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं ATP से इस ट्रांसपोर्ट के लिए। दिस इज़ द रिएक्शन जहाँ पर ATP की हाइड्रोलिसिस की गई है। हाइड्रोलिसिस के बाद ATP ADP में कन्वर्ट हो जाता है। एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट आफ्टर हाइड्रोलिसिस वो कन्वर्ट हो जाता है एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट में। और होता क्या है कि पहले T3Na पॉजिटिव आयंस सेल के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं और 2K पॉजिटिव पोटाशियम आयंस सेल के आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर हाइड्रोलिसिस क्या होता है कि 2K पॉजिटिव आयंस अब सेल के इनसाइड चले जाते हैं और 3Na पॉजिटिव आयंस सेल से बाहर आ जाते हैं। इन सम सेल्स ईच ATP मॉलिक्यूल ऑन हाइड्रोलिसिस टू ADP adenosine diphosphate transports 3Na positive ions out of the cell and 2K positive ions into the cell according to the reaction. According to the reaction, पहले सेल के अंदर 3 Na पॉजिटिव आयंस थे और सेल के बाहर 2K पॉजिटिव आयंस थे। आफ्टर हाइड्रोलिसिस सेल के अंदर
2 के पॉजिटिव आयंस चले जाते हैं और 3 Na पॉजिटिव आयंस बाहर आ जाते हैं। अब सेल के अंदर तो 2 के पॉजिटिव आयंस गए हैं और बाहर 3 Na पॉजिटिव आयंस आए हैं। मीन्स हमारे पास एक एक्स्ट्रा Na पॉजिटिव आयन, 1 पॉजिटिव चार्ज हमारे पास एक एक्स्ट्रा आ गया है। इसीलिए हम इस सोडियम पंप को इलेक्ट्रोजेनिक कहते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रोजेनिक मीन्स अ नेट चार्ज इज जनरेटेड आउटसाइड द सेल। सेल के बाहर एक नेट चार्ज जनरेट हो गया है। द नेट रिजल्ट इज दैट 1 पॉजिटिव चार्ज moves outward per cycle, and this makes sodium pump electrogenic in nature.